नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की। आपको बताते चले कि इस औपचारिक मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में प्रमुख तौर पर राज्य के विकास, सामाजिक आर्थिक मुद्दों और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने मिलकर उत्तराखंड के कल्याण को और भी बेहतर रणनीतियों पर सहमति जताई है। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों और कार्यकारिणी के समन्वय को भी महत्व दिया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार की देर रात देहरादून के अस्पताल पहुंचे और जहां आपको बता दें कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की माता से भेंट की। बताते चलें कि वे बीती रात जो है वो अस्पताल पहुंचे थे और जहां मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों से उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में जो है जानकारी ली और जहां आपको बता दें कि उन्हें सर्वोच्च चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर धन सिंह रावत और उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। तो वहीं माताजी के शीघ्र ही स्वस्थ लाभ की कामना की और जहां आपको बता दें कि इस दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी, चिकित्सकगण और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता ने न केवल परिवार को संभाल दिया है बल्कि प्रशासन पर भी सतर्क पूरे तरीके से कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश की वृद्ध और असहाय जो महिलाएं हैं उनकी नई योजना शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि वृद्धा महिला सशक्तिकरण महिला और आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को योजना का मसौदा तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। और जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए जो है वो पूरे तरीके से ठोस कदम उठा रही है। और जहां उन्होंने यह भी बताया कि जनपद वार और महिला सम्मेलन आयोजित कर दादी नानियों से सीधा संवाद किया जाएगा ताकि उनकी जरूरतें समझी जा सके। तो वहीं बताते चले कि मंत्री ने कहा कि समाज की नींव दादी और नानियों के आशीर्वाद से मजबूत होती है और इसके लिए उनकी सेवा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास है महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपए पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे एनजीओ, ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों, उसको लेकर आज समीक्षा की गई। तो ये तय हुआ कि जनपदवार सब जिलों के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ में उनकी भावनाओं को जाना जाएगा और निश्चित रूप से भविष्य की कार्य योजना उसी दिशा में हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो ये भी मैं समझती हूँ कि एक अभिनव और नया प्रयास होगा, जहां सरकार की ये सोच कि हम बुजुर्ग महिलाओं के साथ में उनके चाहे वो पुत्र के रूप में कह लीजिए, पुत्री के रूप या पारिवारिक सदस्य के रूप में सरकार उनके साथ में खड़े होने का संकल्प लिया है। मैं समझती हूँ कि यह योजना भी बहुत जल्दी अपना स्वरूप लेगी और बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त करेगी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए पूरी तटस्थता के साथ में खड़े रहने का काम करी। ऐसी योजना का जो है वो योजना पर काम करना, विचारना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशन दिए हैं कि तय समय के अंतर्गत, यानी कि हो सकता है 2025-2026 तक में हम इस योजनाओं को बुजुर्ग महिलाओं को समर्पित करें और उनके लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य या उनके अपने सर्वांगीण, उनके अपने सुरक्षा के लिहाज से जो कदम भी हम बढ़ा सकते हैं उसमें कोई कमी ना रहे, उसको सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा पारदर्शिता की नीति पर काम करती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और जब भी किसी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 250 लोग जो है वो भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं और जबकि कई अन्य मामलों की जांच भी जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि जोशी ने कांग्रेस पर बिना सबूत आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अगर उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सरकार जांच के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने दोहराया कि धामी सरकार का संकल्प है कि जो भी भ्रष्टाचार में दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। कभी भी अगर इस तरह के कोई प्रकरण आए हैं तो सरकार ने विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन विषयों के निराकरण के लिए जांचें भी की हैं और जो लोग उस पर दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई भी हुई है। आज भी लगभग पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर के 200-250 लोग जेलों के अंदर हैं और कई लोगों पर कार्रवाई चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लोग कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप की उन पर अगर कोई प्रामाणिकता है वो प्रामाणिकता को दें तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करेगी और जो भी उस पर दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने आकर के आरोप लगा देना और उसके बाद भाग जाना, अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उत्तराखंड सरकार के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने जिले के कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। नगर निगम पालिकाओं व पंचायतों के द्वारा अधूरी जानकारी देने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगली जो भी बैठक होगी उसमें पूरे तरीके से तैयारियों के साथ वे शामिल हों। उन्होंने कर्मचारियों की सुरक्षा पर बल देते हुए सीवरेज, रेलवे ट्रैक, नालियों व सेफ्टी टैंक में कार्यरत कर्मचारियों को पीपीई किट उपलब्ध कराने और नियमित स्वास्थ्य जांच के भी निर्देश दिए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति दिन के मानदेय देने से हटाए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने और कम वेतन देने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करने के साथ साथ रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति और गोल्डन व आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप लगाने के भी आदेश दिए गए। एमएस एक्ट 2013 बना है कि जो हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी, भारत सरकार, मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। उनके सर्वेक्षण कराया जा रहा पूरे देश में, लेकिन अधिकारी हैं कि फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। अभी आपके सामने ही मैंने पूछा है, कोई अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि किसके माध्यम से उन्होंने सर्वेक्षण कराया और रिपोर्ट भेज दी भारत सरकार को सुनने, प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेज दी सुनने। हरिद्वार में पिछली बार 230 लोग जब 18 में सर्वेक्षण हुआ था तो लगभग 2300 कर्मचारी यहाँ ऐसे पाए गए जिनको भारत सरकार ने 40-40 हजार रुपए प्रत्येक कर्मचारी को दिया था। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होनी थी। 230 लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग में जो प्रावधान है 3 से 6 हजार रुपए उनको मानदेय उनको दिया जाना था, स्टाइपेंड, वो नहीं दिया गया। ये विषय मैंने मॉनिटरिंग कमेटी में भी, मैं भारत सरकार में सदस्य हूं, मैंने वहां पर भी उठाया और भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई भी शुरू। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां पहाड़ से मैदान तक ठंड के तेवर लौट आए हैं। जी आपको बता दें कि राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर निरंतर जारी है और जिससे कि तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और कई जगहों पर गरज और चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। बताते चले कि ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है। तो वहीं विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर कि उन इलाकों में जहां लैंडस्लाइड या फिर सड़क फिसलने का खतरा बना रहता है।
संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं। तो इसके साथ साथ जो है जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। जबकि 10 से 12 तारीख के बीच में हमारा अभी कोई भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। जहां तक जो है वार्निंग का अनुमान है, हमें जो अगले 24 घंटे के दौरान हमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार जैसे जनपद है जहां पे गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चांसेस है और 40 से 50 किलोमीटर की तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ इन जिलों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा की भी आशंका बनी हुई है। तो ये 7 तारीख को भी ऐसे ही है, भारी बारिश की संभावनाएं कम चांसेस है। जो स्पेशली जो पहाड़ी जो नॉर्दर्न पार्ट्स में हमारे जनपद है, बाकी हवाएं तेज चलने की आशंका बनी रहेगी और तीव्र गति के जो ये दौर है वो भी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। जहां सोमवार से ही आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं मंगलवार सुबह रिमझिम बारिश से जो है शुरुआत हुई और जिससे कि तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि ठंडी हवाओं और बारिश के कारण क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई है। तो वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस तरह की ठंड ने न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि सैलानियों को भी हैरान कर दिया है। सबसे अधिक असर स्कूल में बच्चों को पड़ रहा है और जिन्हें बारिश और सर्दी के बीच स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक मसूरी समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना को जताया गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि जहां स्कूली बच्चों से मजदूरी कराने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस घटना को लेकर शिक्षा विभाग ने संज्ञान में लिया है और जहां तुरंत कार्रवाई करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांध विस्थापित बंजारा वाला स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि विभाग ने इस प्रकरण की जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। तो वहीं शिक्षा विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अब खबर काशीपुर से है, जहां चंद्रावती कन्या महाविद्यालय के पास स्थित कपड़ों की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि अचानक भड़कती आग की लपटों को देखते ही देखते जो है दुकान पूरे तरीके से अपनी चपेट में ले लिया और जहां आपको बता दें कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं स्थानीय लोग आग बुझाने के लिए प्रयास में जुट गए थे और जहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में दुकान का भारी नुकसान हुआ है और जहां किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों का भी खुलासा सही तौर पर नहीं हो पाया और जहां प्रशासन ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां डीएम सविन बंसल ने राइफल क्लब फंड का उपयोग एक मानवीय पहल के रूप में करते हुए इसे समाज सेवा का माध्यम बना दिया है। जी आपको बता दें कि आमतौर पर इस फंड का जो प्रयोग है वो शस्त्र लाइसेंस और संबंधित कार्य के लिए होता है, लेकिन पहली बार इसे असहाय, निर्धन और असक्षम लोगों की सहायता में बदला गया। इस पहल के तहत आपको बता दें कि 6 जरूरतमंदों को 25-25 हजार रुपए की सहायता दी गई है और अब तक 12.55 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डीएम सविन बंसल ने जानकारी दी कि हमारा उद्देश्य असहाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। जिले में ऑनरेबल सीएम की प्रेरणा से मैकेनिज्म शुरू किया हुआ है, जो हम शस्त्र लाइसेंसेस प्रदत्त करते हैं या शस्त्र लाइसेंसेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका सेल परचेज, नए दर्ज करना
या फिर जो आर्म्स हैं उनको रिप्लेस करना, उनका वारिसान को ट्रांसफ़र होना। तो इस सब में एक शुल्क निर्धारित किया गया है हमारे क्लब द्वारा, और वो संपूर्ण शुल्क हमारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ में लिया जाता है। जैसे इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो ये आज हमारा छठा ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम 8 को, कभी 10 को, कभी 15 ऐसे फैमिलीज़ को असिस्टेंस करने का प्रयास करते हैं आर्थिक रूप से। इनके फैमिलीज़ में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कोई परिजन की मृत्यु हो गई आकस्मिक, कोई बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहते हैं, उसके पास साधन नहीं है, कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, फैमिली ट्रेजेडीज हो गई, तो इनको एक सीड कैपिटल के रूप में मदद की जाती है जिससे ये आगे बढ़ सकें और अपनी परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को ओवरकम कर सकें, पीछे छोड़ सकें। और मैंने अपनी आर्थिक समस्या के रिगार्डिंग डीएम कार्यालय में पत्र दिया था, जिसमें कि मेरे परिवार में आर्थिक तंगी से मैं गुज़र रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है, मेरी माताजी है और मेरे 2 भाई हैं जो कि मानसिक और शारीरिक तौर पे अक्षम है, विकलांग है, जो कि काम करने में असक्षम है। और मैंने इसके रिगार्डिंग डीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, और तो उसके तहत मुझे जो है 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी डीएम साहब का और एसडीएम मैम का, कि मुझे इस कठिन मुश्किल समय में मुझे उन्होंने सहयोग के तौर पे मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करी है, और आगे भी आगे की पढ़ाई और रोज़गार के संबंध में मुझे सहायता के लिए आश्वासन दिया है। तो मैं बहुत तहे दिल से आभार। अब खबर देहरादून से है, जहां 7 यानी कि आज 13 अक्टूबर तक 2025 तक जो स्रोत महोत्सव है उसका आगाज होगा, जिसमें कि आपको बता दें कि तारा जोशी फाउंडेशन इसे प्रस्तुत कर रही है और यह 7 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव भारत की कला, शिल्प और संस्कृति का भव्य समागम होगा। इसमें देश भर के 100 से अधिक कारीगर, कलाकार और स्वयं सहायता समूह हिस्सा लेंगे। तो वहीं बताते चले कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हस्तरेखा, हस्तशिल्प और हथकरघे के साथ साथ लोक संगीत, नृत्य और ग्रामीण कलात्मकता को पुनर्जीवित और बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम कारीगरों को आधुनिक दृश्यों और उनसे जोड़कर वोकल फॉर लोकल के लिए भावना को मजबूत करेगा। और जहां महोत्सव का उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी करेंगे और इसके बाद राजस्थान में पद्मश्री उस्ताद अनवर खान की प्रस्तुति और लोक नृत्य भी यहां पर होंगे, जिसमें कि आपको बता दें कि यह उत्सव देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। मैं आपको वही बता दूं, हमारा ये द्वितीय अभी जो हमने लगाया है, ये द्वितीय इसका वो है, एडिशन है। हमने जो पिछली बार बुलाया था, हमारे पिछली बार में भी हमने पांडवास रखे थे, बुलाया था इनॉग्रेशन में, सारा हमारा उत्तराखंड का ही फोक म्यूजिक था। मैं ये नहीं कह सकती, जैसे अभी हमने जो ये 5 दिन का रखा है, 5 दिन हमारे पास में थे, इसमें से 4 दिन पूरे उत्तराखंड का ही फोक म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। छोलिया हमने उत्तराखंड का रखा है, हमने ढोल दमाऊ रखा है, हमने नाटी रखी है, हमने नहीं हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट की अपनी नाटी नहीं हमारी अपनी कल्चरल डिपार्टमेंट की नाटी, उन्हीं से बुलाया हमने। लास्ट ईयर भी उन्हीं को बुलाया था, और अजू तोमर जी नहीं सॉरी, लास्ट ईयर हमने उनको बुलाया था बट वो आ नहीं पाए थे। तो हमारा जो इनॉग्रेशन में लास्ट ईयर भी रहा था वो मेजरली हमारे अपने साइड के ही थे। 5 दिन का था लास्ट ईयर हमारा, उसमें से हमारे 5 दिन उत्तराखंड का प्रभोग था, सिर्फ 1 दिन हमारे विक्की चौहान जी थे। इस बार तो हमने 7 दिन का जो हमारी इवेंट है उसमें से 4 नाइट हमारी पूरी की पूरी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कुमाऊनी, बिल्कुल कुमाऊनी। अब खबर टिहरी से है, जहां मुनि की रेती पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताते चले कि तपोवन इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर यह गैंग लोगों को सस्ते आईफोन बेचने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर चुका था। तो वहीं पुलिस ने मौके पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 अन्य ठग अभी भी फरार हैं और जिनकी तलाश निरंतर जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि मौके से बरामद हुए सामान में गिरोह खुद को कस्टम विभाग से
जोड़ाकर बताकर लोगों को जो है झांसे में लेते थे और जहां पर कहते थे कि जब्त किए गए जो आईफोन है वो सस्ते दामों पर बेचे जा रहे हैं और जहां लोगों को लालच में आकर जो है पैसे ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन आपको बता दें कि उन्हें कोई भी मोबाइल फोन नहीं दिया जाता था। तो वहीं मामले को लेकर एसएसपी आयुष अग्रवाल के मुताबिक यह गैंग देश भर में सक्रिय था और इसके खिलाफ अब तक 36 से ज्यादा शिकायतें भी दर्ज हो चुकी हैं, जहां पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क और बैंक खातों की जांच भी कर रही है। तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल सीआईयू और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे जिसमें कि आईफोन को काफी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा लेते। अब खबर रामनगर से है जहां एक गाय की पूंछ काटने का मामला सामने आया है और जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। आपको बताते चले कि घटना के बाद हिंदुवादी संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है और जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई तो वहीं कुछ संगठनों ने तो यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई करे ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना दोहराने की हिम्मत न करे। तो वहीं आपको बता दें कि यह मामला रामनगर के ग्राम तुमड़िया का बताया जा रहा है जहां पर घटना पर बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने घटना की तीखी प्रतिक्रिया उस पर दी है और जहां पर उन्होंने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय पूरे तरीके से कृत्य है और जहां आपको बता दें कि सीओ सुबोध पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दोनों आरोपी अशरफ अली और करामत अली को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, मालदन चौकी क्षेत्र से एक मामला संज्ञान में आया था जिसके अंदर 2 लड़कों द्वारा एक गाय की पूंछ को काट दिया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे जो चौकी क्षेत्र में पुलिस बल है उसके द्वारा जो आवश्यक हमारा मेडिकल जो उपचार प्रोवाइड कराना था वो भी तत्काल प्रोवाइड कराया गया और साथ ही उसमें दोनों जो तहरीर प्राप्त होने के बाद जो है आवश्यक जो नेसेसरी वो जो हमारी सेक्शन है उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ दोनों लड़के जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये लगातार रामनगर के निवासी बुलडोजरी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतना समय हो गया, हमें पता है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजरी की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य निंदनीय है कि गाय की पूंछ को काट दिया जाता है मामूली विवाद में भी किसी एक को फंसाने के लिए। सफीक और यासीन का आपसी झगड़ा बताया जा रहा है और सफीक और यासीन का जो झगड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि एक को फंसाने के लिए गाय की पूंछ काट दी गई है। गौ माता जिसमें हमारे कई कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आज मालदन चौकी पहुंचे, हमारी सीओ साहब और स्थानीय प्रशासन से बात हुई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए खताड़ी लाए गए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि रामनगर कब से मांग कर रहा है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। जिन्होंने हमारे धर्म के साथ ये कुटेराघात किया है ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें विलंब बिल्कुल कोताही न बरतते हुए ताकि रामनगर का माहौल जो है शांत बना रहे, यहाँ की फिजा कोई खराब न करे। लेकिन जो आज हमारी गाय की जो माता की पूंछ काटी गई है बहुत ही निंदनीय है और हिंदू समाज में बहुत ज्यादा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।